Hello, good afternoon to everybody and welcome. I हम सभी लगभग 5 वीक से लाइन हुए हैं अपने अपने घरों में और इतना परेशान और दुखी हो गए हैं कि शायद अब हम ऐसे बात कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा। मैं एक छोटे से शेर से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। कभी हमसे भी पूछ लिया करो हाले दिल जनाब, कभी हम भी कह सकें दुआ है आपकी। दोस्तों, आज का जो 2 सेक्शन सिर्फ लिए हैं, सेक्शन 156(3) सीआरपीसी और 173(8). मैं पहले 156(3) के ऊपर बात करूंगा, पर जब हम 156(3) पढ़ते हैं तो हमारे को एक 154 सेक्शन भी पढ़ना चाहिए, 156 पूरा पढ़ना चाहिए और इसके साथ एक सेक्शन और है, सेक्शन 200, 204 और 210, ये भी कोरिलेट होने चाहिए। देखिए 156(3) सेक्शन एक ही लाइन का सेक्शन है। वो क्या है कि द मजिस्ट्रेट हु इज हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द एरिया कैन डायरेक्ट सच इन्वेस्टिगेशन, इतना सा सेक्शन है। और उसके पीछे आज तक इतनी जजमेंट्स आ चुकी, इतना उसके पीछे काम हो चुका कि पता भी नहीं लगता कि सही क्या है। देखिए 154 सेक्शन में अगर कोई भी कंप्लेंट किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस के पास आती है, एसएचओ के पास, तो उनको एफआईआर करना जरूरी होता है। पर अगर वो नहीं करते एफआईआर तो फिर क्या करें? अगर आपको सभी को जानते हैं कि 2007 या 2008 में जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की सेकेरी बासु, उस जजमेंट से पहले अगर कोई भी व्यक्ति जब एग्रीव्ड होता था एफआईआर ना होने पर तो 482 में हाई कोर्ट जाते थे और हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता था तो वो डायरेक्शन देता था कि एफआईआर करिए और आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो सेटिस्फाई हो जाते थे। पर 2007 में सेकेरी बासु ने कहा कि आप 156(3) का जो प्रोविजन है आप उसमें ही मजिस्ट्रेट के पास जाइए अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो मेरा पहला बात तो ये कहना है कि आप ये बात समझिए, जो हाई कोर्ट की पावर थी 482 की पावर, वो सुप्रीम कोर्ट ने अचानक मजिस्ट्रेट्स को दे दी। तो वो 482 की पावर मजिस्ट्रेट के पास आ गई जो पहले से भी थी। 1973 में अमेंड हुआ था सीआरपीसी, तब ये पावर थी पर इसका इस्तेमाल नहीं होता था, लोग सीधा हाईकोर्ट जाते थे। पर सेकेरी बासु के बाद हाईकोर्ट जाना बंद हो गए और इसको 2020 में भी जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में रिएट्रिएट किया कि सेकेरी बासु की ही मान्यता है और आपको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब 2 बातें हैं कि कानून क्या कहता है कि अगर आपकी कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस को मैंडेटरी है कि वो एफआईआर दर्ज करे। फिर एक कंट्रोवर्सी आई कि क्या एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो फुल कोर्ट ने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि यस, एफआईआर करना मैंडेटरी है, बट पुलिस एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकती है। पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में उसकी सच्चाई नहीं देखेगी, ये देखेगी कि क्या ऑफेंस बनता और उसके पास, कंप्लेनेंट के पास उसके साक्ष्य है कि नहीं। बट उसके बाद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो क्या रेमेडी अवेलेबल है? 156(3). 156(3) क्या कहता है कि सच इन्वेस्टिगेशन इफ मजिस्ट्रेट हैज जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन का अर्थ क्या हुआ कि एक कंप्लेंट जो होती है, उस जिस थाने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया वो उसी थाने के एसएचओ को अगर उसके एरिया में ऑफेंस बनता है तो डायरेक्शन दे सकता है। उससे पहले 154 में ये कहा गया कि अगर एसएचओ एफआईआर नहीं करता तो आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेंट करेंगे और वो अगर सेटिस्फाई होगा तो डायरेक्शन देगा। अगर वो नहीं करता तभी आपको 156(3) में आना पड़ेगा। तो 156(3) बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसके तहत एक जुडिशियल ऑफिसर को पावर दी गई जहां पर आर्बिट्रेरीली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। बट दोनों में 154 और 156(3) में फर्क क्या है? 156(3) में शब्द यूज हुआ मेड डायरेक्ट। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि मजिस्ट्रेट के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी कंप्लेंट अगर हो तो उसमें एफआईआर का डायरेक्शन दे। वो क्यों? 156(3) अगला इससे कोई प्रोविजन नहीं है। आप 2 ही तरीके हैं, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आप 200 की कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर है 203 या 204 में आपकी सबमिट हो सकती है, मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है।
बट 156(3) प्री कॉग्निजेंस स्टेज है कि अगर जज 200 में कॉग्निजेंस नहीं लेता तो 156(3) में आपकी कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर कर सकता है, पर कंपलसरी नहीं है। मैं बात को शॉर्ट करते हुए एक बात कहूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनवेरिएबली, आप ये समझ लीजिएगा कि जस्टिस आरसी चोपड़ा साहब ने एक जजमेंट दी थी 2001 में, स्कीपर बेरिवरीज, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि एफआईआर तभी ऑर्डर करनी चाहिए जब कि देयर इज ए नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या वो एविडेंस जो कंप्लेनेंट किसी भी तरीके से कोर्ट के अंदर 200 या 202 के अंदर नहीं ला सकता, तो एफआईआर का ऑर्डर करना चाहिए। उसी जजमेंट को आज तक दिल्ली हाईकोर्ट ने फॉलो किया है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने भी इसी जजमेंट को फॉलो किया, जस्टिस गर्ग ने भी फॉलो किया, जस्टिस जितने भी जजेस दिल्ली हाईकोर्ट के हैं उन्होंने ये फॉलो किया, जस्टिस वी के शाली ने, जस्टिस गंभीर ने, ये सबने फॉलो किया। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर हम कंप्लेनेंट के लिए हैं कि ऐसे एविडेंस की जरूरत है जो हम कोर्ट में नहीं ला सकते एज ए कंप्लेनेंट। एक और प्रोविजन है जो आपको देखना होगा, 202 सीआरपीसी। कॉग्निजेंस लेने के बाद, कंप्लेनेंट के बयान के बाद, अगर कंप्लेनेंट को लगता है कि एविडेंस में खुद नहीं ला सकता तो 202 में भी मजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्शन दे सकता है पुलिस को कि आप ये इंक्वायरी करके और एविडेंस लाइए। इंक्वायरी और एविडेंस में ये फर्क है कि आईओ जो है अरेस्ट नहीं कर सकता, बट इंक्वायरी में वो सारी पावर उसको है, तो वो प्रोविजन भी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट का कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि आप जरा सी बात पर एफआईआर नहीं हो जानी चाहिए, एफआईआर तभी होनी चाहिए जब आपको लगे कि वाकई एविडेंस ऐसी है या इतना सीरियस ऑफेंस है कि उसमें एफआईआर की जरूरत है। ये तो हुआ यूज, 156(3) का यूज। इससे पहले एक दो बातें और बताऊंगा कि एक कंट्रोवर्सी ये थी कि अगर 156(3) में मजिस्ट्रेट आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है तो क्या प्रोविजन, आपके पास रिवीजन की पावर है कि नहीं है। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, फुल बेंच कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, ये रिविजनल पावर नहीं है। बट दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस वी के शाली ने और बाद में जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने बड़ी अच्छी जजमेंट से निशु वाधवा में ये होल्ड किया कि ये जो ऑर्डर 156(3) का, ये रिवाइजेबल ऑर्डर है और इसकी रिवीजन लाई करती है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एफआईआर का ना ऑर्डर हो, जब तो ठीक है आप रिवीजन फाइल कर दीजिए, पर अगर एफआईआर का ऑर्डर हो जाए और जो इंटेंडेड एक्यूज है उसको पता लगता है कि एफआईआर ऑर्डर हो गया, तो क्या उसको भी पावर है रिवीजन फाइल करने का? आंसर है उसको भी है। पर अगर 1-2 दिन में एफआईआर ही हो गई और फिर अगर वो रिवीजन फाइल करता है तो कई जजेस का ये मानना है कि भाई हमारे को क्वेश्चन करने की पावर नहीं है एफआईआर की। अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप रिवीजन में नहीं, आप 482 में हाईकोर्ट जाइए। 1-2 जजेस ने जब 156(3) का ऑर्डर क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कंसिक्वेंशियल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, इंक्लूडिंग एफआईआर। वो अभी हाईकोर्ट में चैलेंज है, अभी उसका क्या रिजल्ट होगा मैं आपको नहीं कह सकता। बट अब इसका मिसयूज देखिए। मिसयूज क्या है? एक तो कुछ लॉयर्स की टेंडेंसी है कि एक एफआईआर हो गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इंटेंडेड एक्यूज है वो एक कंप्लेंट फाइल कर देता है, 3 दिन बाद कोर्ट में आ जाता है कि जी मेरे साथ ये हुआ, और एक क्रॉस एफआईआर करने की वो 156(3) लगा देता है या 340 लगा देता है, वो तो खैर अलग इशू है। और मजिस्ट्रेट साहब स्टेटस कोड लगाते हैं। 154 ने कहा कि आपको पहले पुलिस को कंप्लेंट करनी पड़ेगी और फिर डीसीपी को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली आप कोर्ट में नहीं आ सकते, मैंडेटरी है कि आप पहले पुलिस के पास जाएंगे। इसीलिए ये भी मैंडेटरी है कि एसएचओ से स्टेटस रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी। और स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद अगर पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमने इंक्वायरी कर ली और कोई ऑफेंस नहीं बनता, क्या उसके बाद ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है एफआईआर का? हाँ, कर सकता है, उसकी पावर है। पर मिसयूज क्या है कि जब एक बार पुलिस ने ये कह दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता और एफआईआर का ऑर्डर होते ही एफआईआर करने के बाद वो एक्यूज को अरेस्ट करने भागते हैं, ये मिसयूज है। तो जहां कंप्लेनेंट ऑनेस्ट नहीं है वो दबाव डालने के लिए क्रॉस एफआईआर करा के पुलिस को कर लेता है। कुछ ऐसे भी इंस्टांस हैं कि कन्वीनियंट जज
थोड़ा सा हो या लिबरल जज होता है तो आप जुरिडिक्शन बना लेते हैं। ऐसे बहुत से केस हुए, लोगों के बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस है, नेहरू प्लेस में ऑफिस है, राजेंद्र नगर में कनॉट प्लेस में ऑफिस है, पर वो दिखाएगा क्या कि हमारी डीलिंग हुई थी और हमारा साउथ एक्सटेंशन में हमारी रेस्टोरेंट में बैठ के बातचीत हुई और वहां पर इसने ये कहा और बाद में इसने छुट्टी कर ली। तो वो डिफेंस कॉलोनी का कोटला का जुरिडिक्शन बना देते हैं, जज साहब हुआ फायर का ऑर्डर कर देते हैं तीसरे दिन बाद। तो वो बेसिकली एक, मैं समझता हूँ 156(3) का बहुत बड़ा मिसयूज है। दूसरा, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अगर पुलिस ऑफिसर उसकी जुरिडिक्शन नहीं भी है, अगर वो एफआईआर दर्ज कर लेता है तो भी इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, 156 भी ये कहता है। बट मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन तो उसका, जिस पुलिस स्टेशन, मान लिया एक मजिस्ट्रेट के पास 3 थाने हैं, कालकाजी थाना, अम्बेडकर नगर थाना, तो उसी के एरिया में अगर कोई ऑफेंस हुआ तो उसका डायरेक्शन दे सकता है। गाजियाबाद में कोई ऑफेंस हुआ उसका डायरेक्शन नहीं दे सकता, और कहीं मान लिया रोहिणी में ऑफेंस हुआ उसका नहीं दे सकता। तो जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने नीशू बधवा में बड़ी डिटेल डिस्कशन के बाद बड़ा साफ तरीके से कहा कि मजिस्ट्रेट को टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज 190 ने सीआरपीसी में हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द एरिया, तो उन्होंने डिफाइन किया। ये बातें हमारे को थोड़ी समझ लेनी चाहिए। इसी तरह 156(3) का और मिसयूज जो है, जितनी भी जजमेंट्स आई उन्होंने ये कहा कि जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो अगर 156(3) में जज ऑर्डर नहीं करता तो 200 के अंदर आपकी कंप्लेंट को इंटरटेन करेगा, और अगर आपके पास एविडेंस है तो समन कर लेगा। और उससे तो कंप्लेनेंट का पर्पज सॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो तो चाहता अरेस्ट हो। तो इसलिए 156(3) का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, कई कई जगह मिसयूज भी है। एक जजमेंट आई जस्टिस दीपक मिश्रा की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप 156(3) की कंप्लेंट डालते हैं तो उसके साथ आपको एफिडेविट लगाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कल को अगर ये साबित हो जाता है कि आपने गलत बयानी की थी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। वो जजमेंट में प्रियांक श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट था, मेरा ख्याल है 2015 SCC 1758 में प्रियांक श्रीवास्तव की जजमेंट है। उसके बाद एफिडेविट लगना शुरू हो गया। ललिता कुमारी भी आप नोट कर सकते हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सारी गाइडलाइंस हैं, 2014 1 SCC क्रिमिनल 524। निशु वधवा, जो मैंने कहा बड़ी अच्छी जजमेंट है, वर्सेस सिद्धार्थ वधवा, जस्टिस मुक्ता गुप्ता की, WP क्रिमिनल 1253/2016। अब क्वेश्चन ये है कि 156(3) जो है और 200 और 202 में फर्क क्या है? 200 में कंप्लेंट डालना जरूरी है, उसी में प्री कॉग्निजेंस स्टेज, अगर 200 के अंदर जज कॉग्निजेंस ले लेता है और कंप्लेनेंट का बयान करा देता है, उसके बाद वो 156(3) में रिवर्ट बैक नहीं कर सकता। फिर वो ये नहीं कह सकता कि एफआईआर दर्ज हो और इन्वेस्टिगेशन हो, फिर वो 202 की ही इंक्वायरी करा सकता है। ये बात एक हमारे को बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए। और जब भी 156(3) की कंप्लेंट फाइल होती है तो नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज द एविडेंस विच यू कैन नॉट कलेक्ट, तो वो आपको बताना पड़ेगा। एक जजमेंट जस्टिस कैलाश गंभीर ने राधा की जजमेंट दी, राधा वर्सेस स्टेट, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो वो है 2011-2 JCC 1414, उसमें जस्टिस कैलाश गंभीर ने कहा कि ये स्टेटस रिपोर्ट मंगाते रहते हैं 6-6 महीने 8-8 महीने, तो वो सारा फ्रस्ट्रेट ही हो जाता है। अगर सीरियस ऑफेंस है और अर्जेंसी है तो आपको तुरंत या जल्दी 2-4 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मंगाकर डिसाइड करना चाहिए, ये नहीं कि उसको लिंगर ऑन करना चाहिए। और अगर सीरियसनेस नहीं है तो ये जरूरी नहीं कि आप एफआईआर करें, आप उसको 200 की कंप्लेंट को ट्रीट करें और उसको डिसाइड करें। तो ये बात हमारे को समझ लेनी चाहिए। तो बेसिकली तो 156(3) का ये पर्पज हुआ कि कंपलसरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे, और मिसयूज ही हुआ कि कुछ लोग क्रॉस एफआईआर कराने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इंडिकेट करने के लिए एफआईआर क्रॉस करा दें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट 156(3) का जो प्रोविजन है वो बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। सैकरी बासु में 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो ये कहा कि आपको 482 ना इन्वोक करके 156(3) में जाना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कही वो ये कही कि नॉट ओनली
magistrate can direct registration of FIR. Magistrate has powers to monitor such investigation. Means what? Earlier judgments were so far कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोर्टों का दखल नहीं हो सकता, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट मॉनिटर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। अब मॉनिटर करने के लिए वो ये तो नहीं जरूरी कि कोर्ट देखेगा कि कंप्लेनेंट ही की बात को इन्वेस्टिगेट किया जाए, एक्यूज की भी कोई बात हो तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करे, बिकॉज फेयर इन्वेस्टिगेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बाबू भाई वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा 25 पैरे में बड़ी सी बात कही कि फेयर इन्वेस्टिगेशन इज हॉलमार्क ऑफ जस्टिस। तो आईओ की ड्यूटी है कि वो सारी एविडेंस कलेक्ट करे, ना कि केवल कंप्लेनेंट की फेवर में हो वो कलेक्ट करे, एक्यूज की फेवर में भी कोई हो तो वो कलेक्ट करे और सारी एविडेंस लाकर कोर्ट के सामने रखे। अब फॉर एग्जाम्पल एक एफआईआर दर्ज हो जाती है और एक्यूज को अरेस्ट कर लेते हैं या नहीं करते, वो एक अलग इशू है, और एक्यूज का ये कहना है कि भाई मेरे पास से रेप के केस गलत लगा दिया, लेडी का कहना है कि इतनी तारीख को इतने बजे मैं होटल में इसको लेके गया और जो भी बात हुई 2 घंटे में आ रहा, जो बात झूठी है, क्योंकि पहली बात तो ये कि मेरे पास जो फोन है वो ये साबित करेगा कि मैं उतने वक्त पे या उतने टाइम पर उस एरिया में नहीं था, मैं तो कहीं और था, और मेरे पास और सबूत हैं कि जो लेडी को मैं लेके नहीं गया या मैंने व्हाटएवर। अब पुलिस तो उस पर ध्यान नहीं देती, वो तो सिर्फ लड़के की बात सुनी या कंप्लेनेंट की बात सुनी और उस पर चार्जशीट करती है। तो एक्यूज क्या करे? तो 156(3) में ऐसा कई केस हुए जो मैंने किए भी, 1-2 केस में मैं बताऊंगा आपको। कोर्ट में आइदर हम कस्टडी में हैं या नहीं भी हैं, 156(3) में हम मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और वो सारी एविडेंस जो हमारे को लगता है कि हमारे हक में है हम वो लगा सकते हैं, और ये जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आईओ को कहिए कि ये भी एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करें। मॉनिटरिंग में तो जज नोटिस देगा, उसको कहेगा भैया हाँ ये भी आप इन्वेस्टिगेट करो, तो उससे ट्रुथ सामने आएगी। एक बार एक केस हुआ, मुझे अभी तक याद है, सीआर पार्क में एक वेस्ट बंगाल की लेडी थी, वो उसने एलिगेशन लगाया कि जीजा साले मैं इनके यहाँ घर काम करती थी, दोनों ने मेरे को 15 दिन के लिए बंद रखा हुआ था यहाँ, और मेरे साथ ये जबरदस्ती इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया और मैं बड़ी मुश्किल से भाग के निकली हूँ, और एफआईआर दर्ज हो गई और 376 और दूसरे सेक्शंस, और उनको अरेस्ट कर लिया दोनों को। अब वो दोनों जो एक्यूज थे जीजा साले, उन्होंने हमें कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे साथ रहती थी, शराब भी पीती थी और ये अपनी सिस्टर से फरीदाबाद गुड़गांव भी मिलने जाती थी, इसकी फोन की ये नंबर है, इसका लोकेशन आपको पता लग जाएगा, 2-2 दिन बाहर रहती थी, तो हमने कैसे इसको कन्फाइन कर लिया, ये फोटोग्राफ्स है। तो हमने कोर्ट में मॉनिटरिंग की एक बाबू भाई को और सेक्रेटरी बासु को रिलाई करते हुए एक एप्लीकेशन लगा दी। जज साहब ने उसमें डायरेक्शन दी कि भाई आप ये भी इन्वेस्टिगेट करिए। वो सारा आ गया, वो ये भी आ गया कि 2 दिन के लिए फरीदाबाद भी रही, गुड़गांव भी रही, अपनी सिस्टर से रेगुलर बात भी करती थी, फोटो भी उसने एडमिट की। तो जज साहब ने बेल दे दी, बाद में वो केस का क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए हुआ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन एफआईआर रजिस्ट्रेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लॉयर्स को, क्योंकि हम ज्यादातर तो डिफेंस लॉयर हैं, अब तो खैर कंप्लेनेंट के भी लॉयर काफी होने लग गए, पर एज ए डिफेंस लॉयर हमारी डिफेंस, हम डिफेंस की स्टेज पर थोड़ी 10 साल बाद लाएंगे या 91 में हम एप्लीकेशन लगा के प्रिजर्व करेंगे, तो किस टाइम पर वो एविडेंस लाएंगे। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बेल एप्लीकेशन में भी अपनी बात लिखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, उसको कोई ना आईओ देखता ना जज देखता, बेल एक्सेप्ट कर लेता है, रिजेक्ट कर देता है, बाद में हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें मॉनिटरिंग की जो है एप्लीकेशन लगानी चाहिए, और एक्यूज के हक की अगर बातें हैं वो जज को लिखकर बतानी चाहिए, और वो इन्वेस्टिगेशन उसकी होगी और फिर सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ये उसका एक बड़ा प्रॉपर 156(3) का मैं समझता हूँ यूज है, और ये बात और भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्टों ने आखिर तक कहा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हर एक का अधिकार है, चाहे वो कंप्लेनेंट हो, चाहे एक्यूज हो, चाहे विक्टिम कोई भी हो। तो ये आप हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि 156(3) सेक्शन में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी साथ में हो। ये भी जरूरी नहीं है कि 156(3) में जज ने डायरेक्शन एफआईआर की दी तभी वो मॉनिटर कर सकते हैं। एफआईआर ऑलरेडी हो गई हो तो भी आप 156(3) में मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और उसका फिर एक आपको बेनिफिट भी होता है। मैं एग्जांपल देता हूं,
सैमसंग कंपनी का केस था। गाजियाबाद में किसी ने कंप्लेंट कर 200 की कंप्लेंट करके 420 में कोरिया में बैठे हुए एमडी को, सैमसंग के और सीनियर ऑफिसर्स को सबको समन कर लिया चीटिंग। फैक्ट्स पे मैं नहीं जा रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्वेश डिसमिस हो गई, सुप्रीम कोर्ट से 2 बार डिसमिस हो गई, काफी दिक्कत से वो उनको फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया पीओ डिक्लेयर होने की बात। खैर वो बाद में दिल्ली में कंप्लेंट फाइल की, जो उसके कंप्लेनेंट थे गाजियाबाद के, कि इन्होंने ये सारा झूठा किया, इनकी कोई कंपनी नहीं है, फ्रॉड सब करके इन्होंने, ये कंप्लेनेंट नहीं है, कुछ नहीं है, इन्होंने सब कुछ किया। और दिल्ली में 156(3) में एफआईआर दर्ज हो गई और क्राइम ब्रांच को, ईओडब्ल्यू को शायद ये इन्वेस्टिगेशन दे दी। ईओडब्ल्यू को पहले कंप्लेंट की थी तो उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ दिल्ली का जुरिडिक्शन नहीं बनता, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब 1 साल तक दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो कहते नहीं हमारा जुरिडिक्शन नहीं बनता, एफआईआर हो गई तो क्या फर्क पड़ रहा है। फिर हमने मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट के अंदर। मॉनिटरिंग में जज ने बताया कि बताइए कैसे जुरिडिक्शन नहीं बनता, और अल्टीमेटली पुलिस को बाध्य होना पड़ा कि वो सारी एविडेंस जो हमने कहा था वो कलेक्ट करके लाए। और ये अब रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, सैमसंग गल्फ। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद की सारी प्रोसीडिंग्स को दिल्ली ट्रांसफर किया और पुलिस ने चार्जशीट फाइल की उस कंप्लेनेंट के खिलाफ, जो अभी पेंडिंग है। और हाई कोर्ट ने वो क्वैश किया जो गाजियाबाद का कंप्लेंट था। टोटल रिवर्स हुआ। तो ये मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन से हुआ और अल्टीमेटली पुलिस को बाध्य होना पड़ा कि उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल की। तो इतना ही मैं 156(3) में मैं कहना चाहता हूं कि सो देयरफॉर अगर मैं कंक्लूड करूं 156(3) की कंप्लेंट जब आप फाइल करेंगे तो उसके साथ एफिडेविट होगा। 200 की कंप्लेंट होना भी जरूरी है, उसके साथ आप 156(3) की एप्लीकेशन विद एफिडेविट कर सकते हैं। एक और बड़ी बात है, देखिए जो मेरा व्यक्तिगत व्यू है, अभी तक इस पे जजमेंट्स नहीं आई हैं। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये कहती है कोर्ट में आकर, जब स्टेटस रिपोर्ट आती है कि जी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, उसके बावजूद जो मजिस्ट्रेट है बिगर उस रिपोर्ट को डिस्कस करे, उसको इग्नोर करके एफआईआर का ऑर्डर कर देते हैं। फिर पुलिस वाले एकदम स्टैंड बदलते हैं और कहते हैं जी इसको अरेस्ट करना। मैं तो ये समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। एक तरफ तो आप कह रहे थे कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, दूसरी तरफ आप अरेस्ट करने के लिए भाग रहे हैं। यहां पर इसका बड़ा मिसयूज है और मजिस्ट्रेट के पास चूंकि काम ज्यादा है या वो कंप्लिसेंट है, इस बात को ध्यान नहीं देते कि भाई तुम एक तरफ तो कह रहे थे केस नहीं बनता, अब तुम्हें अरेस्ट क्यों करना। 155 में जैसे है सीआरपीसी में कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो जज की परमिशन लेकर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पर उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं ये मानता हूं कि 156(3) में भी हमारे को वो प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा। अगर 156(3) में एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस को अरेस्ट की पावर नहीं होनी चाहिए। अगर अरेस्ट करना जरूरी हो तो हमको, ऐसा मेरा मानना है, इससे 156(3) का मिसयूज बहुत कम हो जाएगा और एक अंकुश लग जाएगा जहां पर पुलिस वाले बेमानी तरीके से अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एक और बात है कि अभी आप कंप्लेंट लेके जाइए चीटिंग की कोर्ट, किसी पुलिस वाले कहेगा नहीं 156(3) का ऑर्डर करा लो। अरे 156(3) का ऑर्डर क्यों करा लो? एफआईआर बनती है तो आप दर्ज करें। तो 156(3) में एक जस्टिस डॉक्टर मुरलीधर की जजमेंट है, रजनी पालीवाल, डॉक्टर रजनीपाल 2009। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट में ये कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता तो जज को पहले उस रिपोर्ट को डिस्कस करना पड़ेगा। उसको इग्नोर करके डायरेक्ट वो एफआईआर का ऑर्डर नहीं कर सकते। पर 80% केसेस में मैंने देखा कि रिपोर्ट को कोई देखता ही नहीं। जिस जज ने ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर देता है और जिसने नहीं करना वो नहीं करता। पर कंसिस्टेंट जजमेंट्स यही है कि आपको नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखनी पड़ेगी और जहां बहुत जरूरी हो वहीं आपको एफआईआर का ऑर्डर करना पड़ेगा। और ललिता कुमारी और एक और जस्टिस एमसी गर्ग की जजमेंट थी, शुभाकरण लुभारिया, उसमें भी उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि किस किस तरीके से आपको 156(3) जाना पड़ेगा। मैं अपनी बात 156(3) में खत्म करूंगा क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, उसके बाद 173(8) पे आऊंगा।
पर दुर्भाग्य क्या है कि एक लाइन का सेंटेंस है, उसके बावजूद भी कई हर हाई कोर्ट की दुनिया भर की जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की दुनिया भर की जजमेंट है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है जजमेंट्स पे। तो लॉयर्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या फॉलो करें क्या नहीं फॉलो करें। पर बेसिक रीडिंग जो है सेक्शन की, अगर हम उसी पे चलें तो पहले कंप्लेंट करेंगे पुलिस को, अगर वो नहीं करता एसपी को कंप्लेंट करेंगे, अगर वो भी नहीं करता तो मजिस्ट्रेट को 200 की कंप्लेंट करेंगे, उसके साथ 156(3) की एप्लीकेशन विद एफिडेविट लगाएंगे और नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे स्ट्रेस करेंगे कि ये चीजें जरूरी। एक और इसका मिसयूज सबसे बड़ा, जो एज ए क्रिमिनल लॉयर मैं समझता हूं कि बड़ा डेंजरस है, पर है, कोई भी रिवीजन अगर फाइल होती है या 482 फाइल होती है, जो इंटेंडेड एक्यूज्ड है उसको भी आपको रिस्पोंडेंट बनाना पड़ता है। ये तो ठीक है कि जब 156(3) की कंप्लेंट फाइल होती है, 200 की कंप्लेंट फाइल होती है, उसमें इंटेंडेड एक्यूज पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसका कोई लोकस नहीं होता, बट रिवीजन में उसको पार्टी बनाना जरूरी है। अब आपने एक बिल्कुल छोटी कंप्लेंट डाल दी और एक्यूज कलकत्ता का 2 पार्टियां थी, उनको आपने एक्यूज बना दिया, कुछ भी आपने क्या बना दिया, जी ये मिला था मेरे को, आया था, मारा था, पीटा था, जो वट आपकी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट ने डिसमिस कर दी या 156(3) डिसमिस कर दी, आप क्या करेंगे? आप रिवीजन लगाएंगे। रघुराज रोजा ने कहा कि रिवीजन में इंटेंडेड पार्टी को एक्यूज बनाना जरूरी है, अब वो रिस्पोंडेंट, तो आप क्या करेंगे? उनको रिस्पोंडेंट बनाएंगे और उस जो इंटेंडेड एक्यूज था, जो कलकत्ता का था, उसको नोटिस जाएगा। हालांकि रिवीजन का नोटिस है या 482 का नोटिस है, वो तो घबरा जाएगा, उसको दिल्ली में वकील करना पड़ेगा या छोटे से कहीं गांव में कहीं वकील करना पड़ेगा, या बेंगलोर में डाल दी तो वो तो परेशान हो जाएगा। तो जो कंप्लेनेंट था, जो मैं कहता हूं बेईमान कंप्लेनेंट था, उसका तो पर्पस सॉल्व हो गया, उसने तो उसको हरेस कर दिया, क्योंकि उसको वकील तो करना ही पड़ेगा ना अगर रिवीजन फाइल हुई है या 482 या कुछ भी फाइल हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक मिसयूज है। अब इसका क्या निवारण है ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही इस बात पे चर्चा कर सकती है, बट मेरा ये सुझाव है कि अगर 482 या रिवीजन डलती है तो पहले एडमिट करने से पहले जज साहब को ये देखना चाहिए कि क्या वाकई इसमें कोई दम है कंप्लेंट में या 482 में। अगर कोई दम है तभी रिस्पोंडेंट को नोटिस करे, पर पहले नोटिस करके फिर सुने, वो शायद गलत है, वो 156(3) का बहुत बड़ा मिसयूज है। मैं अपनी बात 156(3) की खत्म करता हूं। अब इससे भी इंपॉर्टेंट है 173(8). देखिए 173(8) क्या है, वो भी एक लाइन का है कि पुलिस को चार्जशीट फाइल करने के बाद भी पावर है कि फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इतनी तो बात है ना। अगर 173(8) में पढ़ूं, छोटा सा सेक्शन है, लेट मी रीड। Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after report under 2 has been forwarded to the magistrate. मैं इतनी बात खत्म करता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि 173(2) में चार्जशीट फाइल होने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन परमिसिबल है। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम 173 पढ़ लें जरा शुरू में। आप देखिए 173 अभी या बाद में आप पढ़ लेना। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। आई स्टॉप। अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बिगर किसी डिले के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो वर्ड क्या है? इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी। वर्ड है कंप्लीटेड। उसके बाद ये कहता है एज सुन एज इट इज कंप्लीटेड 173(2) then SHO will file a charge sheet in the pro forma। उसके बाद आ गया 173(8). सिंपल अर्थ में क्या हुआ कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए और चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई फैक्ट, नया फैक्ट आपकी नॉलेज में आता है तो पुलिस को पावर है 173(8) की। बिल्कुल ठीक है, ये होना भी चाहिए।
कॉग्निजेंस फाइलिंग ऑफ चार्जशीट लिमिटेशन तो 468 सीआरपीसी गवर्न करता है। जो भी ऑफेंस पनिशेबल अप टू 1 साल है, 2 साल है या 3 साल है या उससे ऊपर है। अगर 3 साल से ऊपर का ऑफेंस है तो 20 साल में भी चार्जशीट फाइल हो सकती है, उसकी कॉग्निजेंस 190 में हो सकता है, बाहर ही नहीं। वंस तो चार्जशीट क्यों फाइल करते हैं ये 90 दिन या 60 दिन में पुलिस वाले या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? क्योंकि अगर चार्जशीट 60 दिन में या 90 दिन में फाइल नहीं की और एक्यूज कस्टडी में है तो उसको स्टैट्यूटरी बेल मिल जाएगी। अब कोई एजेंसी नहीं चाहती कि उसको स्टैट्यूटरी बेल मिले, फिर तो क्या हो रहा है कि चाहे वो सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे कोई भी एजेंसी है, वो 90 दिन या 60 दिन में इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल कर देते हैं और जज साहब उस पर कॉग्निजेंस लेके एक्यूज कस्टडी में होता है उसको नोटिस कर देते हैं, समन कर लेते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन 2-2 साल चलती रहती है। तो ये टोटल मैं ये कहता हूं कि 173(8) का मिसयूज है और जजेस या तो इनके पास काम ज्यादा है या कंप्लीसेंट है, इस बात में ध्यान नहीं देते कि जब तक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई चार्जशीट कैसे फाइल हो सकती है। अगर कंप्लीट नहीं है इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट अगर फाइल की है तो वो इनकम्प्लीट चार्जशीट है, तो आप 190 में कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। मजिस्ट्रेट को चाहिए उसको वापस करे, भैया इन्वेस्टिगेशन पूरी करके ला। भाई इन्वेस्टिगेशन में कोई रोक थोड़ी रहा है आपको, आप 2 साल में करो, 10 साल में करो, बेल हो जाएगी तो कोई बात नहीं, बेल ही तो होगी, बट नहीं। तो हो क्या रहा है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 95% केसेस में, खासकर इकोनॉमिक ऑफेंसेस में या सीरियस ऑफेंसेस में, प्रिलिमिनरी इंटरिम चार्जशीट फाइल हो जाती है और जज कॉग्निजेंस ले लेता है और फिर 2-2 साल तक वेट करता है। किस बात की? अब फॉर एग्जाम्पल एक केस है जिसमें कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, जिसमें 34 में और भी अक्यूज हैं और या राइटिंग में अक्यूज हैं। आपने 2 अक्यूज को पकड़ लिया, आप 90 दिन में उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देते हैं और ये कहते हैं कि अभी और अक्यूज जो है उनके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। ठीक है, अब आगे जज कैसे प्रोसीड करेगा? चार्जशीट में कॉग्निट क्या पर्पज है 90 दिन या 60 दिन में चार्जशीट फाइल करने का? पर्पज ये है कि एक्यूज को इंडेफिनेटली कस्टडी में ना रखा जाए, अगर बेल नहीं हो तो ट्रायल प्रोसीड हो। प्रोसीड का मतलब उसको कॉपियां सप्लाई होके या तो कमिट होगा केस या चार्ज पे बहस होगी। या आप सबका भी एक्सपीरियंस होगा कि 2-2 साल तक इसलिए चार्ज पर बहस नहीं होती, नहीं अभी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तो और एक्यूज पकड़ने, अभी तो और एविडेंस आ रही है। अरे फिर आप बेल क्यों नहीं देते? फिर आपने इनकम्प्लीट चार्जशीट पे क्यों कॉग्निजेंस लिया? ऐसे भी एग्जाम्पल है, एक डेथ हो गई, किसी ने मुक्का मारा, किसी के छाती पे मार दिया, चोट लग गई, मर गया। पोस्टमार्टम में जज ने कहा कि मैं विजरा रिपोर्ट आने के बाद अपनी ओपिनियन दूंगा। चार्जशीट फाइल हो जाती है, कॉग्निजेंस हो जाता है। विजरा रिपोर्ट आती नहीं साल भर, जज साहब डेट देते रहते, नहीं विजरा रिपोर्ट आने दो, मैं तो तब कंसिडर करूंगा। अरे 167 में स्टैट्यूटरी राइट है बेल का अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती, बट वो कहते नहीं चार्जशीट तो फाइल हो गई है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइलिंग चार्जशीट? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड एंड कॉग्निजेंस टेकन, बट कोई सुनने को तैयार नहीं है और सब जजेस नहीं वेट करो। फोर्जरी का चार्ज है, चार्जशीट फाइल हो जाती है 90 दिन या 60 दिन में। ऐसा भी होता है 60 दिन होने वाले होते हैं, 467 लगा देते हैं, 409 लगा देते हैं, फिर 90 दिन का टाइम हो जाता है, फिर चार्जशीट फाइल कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन बकाया है। एफएसएल रिपोर्ट नहीं आती 2 साल, आप ना तो चार्ज पे बहस करने देते, ना कि उसको बेल देते, नहीं जी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। तो दिस इज टोटली मिसयूज ऑफ सेक्शन 173(8). ये बहस का मुद्दा बात की बात है कि 173(8) ये तो तय है ही कि पुलिस को पावर है 173(8) में कभी भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पर जजमेंट जितनी भी आई, रणधीर सिंह राणा से लेकर लास्ट तुलाराम या जितनी भी जजमेंट आई, वो एक बात कहती है, या लेटेस्ट जजमेंट भी जो जस्टिस फली नारीमन ने दी, वीनू भाई हरि भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 में दी है, SCC 1346 ऑनलाइन। इसमें भी एक बात इन्होंने कही कि आपको जज से फॉर्मल परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ?
इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने जब चार्जशीट फाइल कर दी और कॉग्निजेंस हो गया, फिर कोई नया फैक्ट आपकी नॉलेज में आता है, न्यू फैक्ट, तब पुलिस जाके जज साहब को कहेगी कि ऐसे ऐसे हो गया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमें करनी। पर ऐसा तो होता नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन में पहले ही फैक्ट मालूम है, आपने एफएसएल रिपोर्ट भेज दी, आपने विजिटर रिपोर्ट भेज दिया, या व्हाटएवर, या मैं ये कह रहा था कि 173(8) में जब ये चार्जशीट फाइल कर देते हैं और फिर 2-2 साल चलता रहता है, तो ये बिल्कुल 173(8) का मिसयूज है। मैं इस बात पे आ रहा था कि क्या मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता। और लेटेस्ट जजमेंट थी अमरुद भाई शंभू भाई पटेल की, वो भी बड़ी 2017 की जजमेंट थी, जस्टिस दीपक मिश्रा ने, वो भी बड़ी मेहनत से जजमेंट लिखी गई। उसमें बड़ा क्लियरली कहा कि ये मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है कि वो, कंप्लेनेंट को भी नहीं है कि वो डायरेक्शन दे सकता है। पर अभी जस्टिस नारीमन ने बड़ी लेटेस्ट जजमेंट में 2018 में ये कहा, इसमें विष्णु भाई वीनू भाई हरिभाई मालविया में 2019 SCC 1346 में ये इन्होंने सारा लॉ पटल दिया। भगवान सिंह की एक जजमेंट थी 3 फुल कोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा था, प्रोसीजर बताया था कि अगर जब कोई चार्जशीट फाइल होती है तो जज को क्या पावर है, वो उसको वापस कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, या उसको डिस्चार्ज कर सकता है। उसको रिलाई करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, जब जज को पावर है तो जज किसी भी स्टेज पर 156(3) में डायरेक्शन दे सकता फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, 173(8) को साथ पढ़ते हुए। खैर मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता, बट फैक्ट रिमेन्स। मैं उस पर बात पे नहीं जाता, मैं इस बात पे जाता हूं कि अब मैं 173(8) के मिसयूज में 167 को भी कनेक्ट कर रहा हूं, स्टैट्यूटरी बेल का प्रोविजन है। राकेश कुमार पॉल में जस्टिस गुप्ता और मदन लुकुर ने, फुल कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि ये स्टैट्यूटरी फंडामेंटल एक्यूज का राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और जैसे 60 या 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं होती तो जज को कहना पड़ेगा कि तुम्हारा बेल का राइट है। उस पर मैं नहीं जा रहा, बट उसको कामोफ्लोज करने के लिए आप जो मर्जी चार्जशीट फाइल कर देते हैं, फिर वो कई साल बंद अंदर पड़ा रहता है। एक जजमेंट जस्टिस रविंदर भट्ट, नाउ जज सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की, बड़ी अच्छी जजमेंट थी, वो आप सबको नोट कर लेना चाहिए। टुंडे गब्जा, TUNDA गाब्जा वर्सेस स्टेट ऑफ CBI, ये 2007 में जस्टिस रविंदर भट्ट ने डिलीवर की, जो आई थिंक कहीं भीड़ में खो गई। और इन जजमेंट पे इन्होंने रिलाई किया, केरला हाई कोर्ट की जजमेंट थी, SM पुर्टेडो, PURTADO को रिलाई करते हुए इन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली कहा, पुलिस इज नॉट अलाउड टू फाइल इनकम्प्लीट चार्जशीट, piecemeal चार्जशीट। If they do so, the accused has a statutory right of bail. अगर पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल कर दी और उसमें कहा कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, अगर जज ने कॉग्निजेंस भी ले लिया, तो इट विल अमाउंट टू नॉट फाइलिंग ऑफ चार्जशीट एंड स्टैट्यूटरी बेल का राइट अवेलेबल हो जाएगा। बट बहुत मैंने को तो अभी तक मिला नहीं किसी जज ने फिर बेल दे दी हो ये कह के ठीक है, इस जजमेंट को भी किसी ने माना नहीं। बट हम सबको इस जजमेंट को पढ़ना चाहिए, और अभी तो इत्तेफाक से जस्टिस रविंदर भट्ट सुप्रीम कोर्ट में है, हो सकता है कभी इस जजमेंट को वो फॉलो करते हुए रीएट्रिएट कर दें, फिर तो शायद वो बाइंडिंग हर जज के ऊपर हो जाएगी। तो टुंडे गबीजो में और SM पुर्टेडो में बड़ा क्लियर कहा कि अगर पुलिस इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल करती है टू फ्रस्ट्रेट राइट ऑफ अक्यूज फॉर स्टैट्यूटरी बेल, देन इट इज नॉट परमिसिबल। मैं इतनी बात कहूंगा, बट एक जजमेंट और है जिसको भी हमें समझना जरूरी होगा। क्या नाम थी वो जस्टिस, वो जो अभी तुमसे पूछी थी कॉग्निजेंस वाली, दिनेश डालमिया वर्सेस CBI 2007 में जस्टिस सिन्हा और जस्टिस देदी ने जजमेंट डिलीवर की। उन्होंने कहा कि व्हाट इज कॉग्निजेंस। अगर 173(2) में एक चार्जशीट फाइल होती है और जज सेटिस्फाई हो जाता है और कॉग्निजेंस ले लेता है, फिर एक्यूज का स्टैट्यूटरी राइट का बेल खत्म हो जाता है, और 173(8) की पावर पुलिस को फिर भी रहती है, वो इन्वेस्टिगेशन करके बाकी भी फाइल कर सकती है। उसी जजमेंट को कई बार फॉलो करते हुए ये कह देते नहीं क्योंकि कॉग्निजेंस हो गया इसलिए आपका राइट खत्म हो गया और आप 167 बेल क्लेम नहीं कर सकते। और इस जजमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसलिए जस्टिस रविंदर भट्ट की जजमेंट को फॉलो नहीं करते, बट इस जजमेंट में भी बड़ा क्लियर एक पैरा कहा गया जो मैं चाहता हूं आप लोग नोट करें
पैरा 19 में कहा है कि 167(2) का जो बेल का राइट है बड़ा वैल्यूएबल राइट है, और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होते हुए भी अगर आईयू ने चार्जशीट फाइल कर दी विद ए व्यू टू कर्टेल योर राइट ऑफ बेल, देन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड द जज is competent to decide this issue कि while investigation pending the IU has filed a incomplete charge sheet, then your right is available. But साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर cognizance हो गया है तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द जजेस, आई विल से कि जब चार्जशीट फाइल होती है ना तो जजेस के पास इतना टाइम है कि वो सारी चार्जशीट को देखें कि जी ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है और केस बनता है कि नहीं बनता. वो तो अहमद के पास जाती है, वो लिख देते हैं केस रजिस्टर्ड, फाइल रजिस्टर्ड, आई टेक कॉग्निजेंस, एक्यूज बी समन. थोड़े मेहनती जज हैं, थोड़ा ज्यादा लिख देते हैं. बट 173(8) का बहुत बड़ा मिसयूज है, खासकर सीरियस ऑफेंसेस में, खासकर इकोनॉमिक ऑफेंसेस में. पुलिस को क्या जल्दी, आपको अगर याद हो पुराने जब सीबीआई के केसेस थे कभी भी 60 या 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं करते थे. दे यूज्ड टू टेक देयर ओन टाइम. 1 साल 2 साल 3 साल में चार्जशीट फाइल होती थी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही इतनी लंबी होती है. और फिर एक बात और है, अरेस्ट करना क्यों जरूरी है? अगर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन लंबी जाएगी तो मत अरेस्ट करो, फिर करते रहना चार्जशीट फाइल. एक और बात, अगर कोई भी केस में अरेस्ट कर लिया और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है और 58 डे हो गया या 54 डे हो गया, अगर 60 दिन का है या 90 दिन है तो मान लिया 85 दिन हो गए, अगर एक्यूज की बेल हो जाती है तो फिर 2 साल चार्जशीट नहीं आती. अगर बेल नहीं होती तो 3 दिन में चार्जशीट आ जाती है. ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग अलाउ कर रहे हैं इस बात को, जजेस देख रहे हैं. अरे बड़ा क्लियर है, अगर 85वें दिन आपकी बेल हो गई फिर 2 साल चार्जशीट नहीं आती, और अगर बेल नहीं होती तो 3 दिन में चार्जशीट आ जाती है, आपकी स्क्रूटनी भी हो जाती है, फिर कैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है? जज की ये ड्यूटी है कि वो देखे कि आपने एक एक दिन में क्या किया. आपको राइट है केस डायरीज देखने का, पर नहीं. तो मैं ये समझता हूं कि 173(8) की जो पावर है इसका बहुत बड़ा मिसयूज है. किसी दिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पे चर्चा करेगा और मेरा क्लियर ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट उस दिन ये कहेगा कि इसका टोटल मिसयूज है. ये जो जस्टिस रविंदर भट्ट की जजमेंट है, जो केरला हाईकोर्ट की जजमेंट है, इसको मद्देनजर रखते. पुरानी जजमेंट भी हो रहा है, जस्टिस पुरानी जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट की कई जजमेंट है, जस्टिस गिल की जजमेंट है जिन्होंने कहा इनकम्प्लीट चार्जशीट इज नॉट परमिसिबल. बट अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता. जजेस थोड़े प्रो प्रोसिक्यूशन है, उनको लगता नहीं एक्यूज तो है ही है, नहीं तो बेल हो जाएगी इसकी. बहुत बड़ा पता नहीं क्या हो जाएगा. क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब क्वेश्चन आंसर का भी टाइम है, तो 10 मिनट बचे हैं. तो अजय जी, जो भी, इससे पहले आप सबको एक बात और कहना चाहता हूँ. बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से आज ये हुआ, जूम हुआ, अजय वर्मा और अजिंदर सांगवान, इन दोनों ने बड़ी मेहनत की, और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से आपका सबका स्वागत है. बार काउंसिल दिल्ली का ये इनिशिएटिव था सभी मेंबर्स की ओर से. आपका मैं अभी हालांकि बीच में से ही पर सबका स्वागत कर रहा हूँ, और 10 मिनट आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं. अजय जी, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे पार्टिसिपेंट्स का भी. कई लोगों के सवाल मेरे पास आए हुए हैं. मैं पहले 156(3) से रिलेटेड जो सवाल हैं कुछ सर रखना चाहूंगा सर. और वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पार्टिसिपेंट ने कहा कि सर अक्सर कर ऐसा देखा जाता है कि 156(3) का ऑर्डर जज साहब ने पास कर दिया और एफआईआर, मैं अभी विक्टिम के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ सर, कि अगर वो ऑर्डर पास कर दिया और हफ्ते 10 दिन तक वो एफआईआर दर्ज नहीं होती, इन द मीन टाइम जो है एक्यूज जो है वो हायर कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं. तो क्या ये डिसओबीडियंस ऑफ द जुडिशियल ऑर्डर नहीं है सर? देखिए, 2 बातें हैं. 156(3) में या तो जज ये लिखता है कि कंप्लायंस रिपोर्ट भी फाइल विद इन 2 डेज या 3 डेज. अगर वो एफआईआर नहीं दर्ज करते तब तो नेचुरली, पर जज अगर ओपन छोड़ देता है तो फिर टाइम लग जाता है. क्योंकि वो क्या गया है कि नॉर्मली एसएचओस को ये डायरेक्शन है दिल्ली में कि आप जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो डीसीपी से परमिशन लोगे और या इन्फॉर्म करोगे, परमिशन लोगे तो एफआईआर दर्ज करोगे, उसमें टाइम लग जाता है. तो मैं समझता हूँ कि जहां जज साहब ऑर्डर करते हैं 156(3) का, वहां उनको डायरेक्शन भी देनी चाहिए कि आपको 2 दिन में या 3 दिन में या 1 दिन में इसकी कंप्लायंस मेरे को भेजनी चाहिए, तब इमीडिएट हो जाती है एफआईआर. तो फिर दूसरी बात है, चलिए अगर स्टे भी हो गया, अगर आपका केस अच्छा है तो आप वहां से जीत जाओगे.
सर एक जो क्वेरी जो अक्सर कर बड़े जहन में आती है सर कि एक्यूज का अधिकार, सिमिलरली एक अपोजिट क्वेश्चन है इसी के मद्देनजर में कि अगर जो एक्यूज के खिलाफ, अगर जैसे आपने बताया कि फर्जी चार्जशीट, फर्जी एफआईआर के डायरेक्शंस कई बार प्रेशर में हो जाते हैं, अगर वो एक्यूज के पास रेमेडी है हाई कोर्ट में जाने के लिए, पर सर कुछ एक जजमेंट्स इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग आ रखी हैं, जिसमें फादर थॉमस की जजमेंट की एक्यूज के पास क्या अधिकार है रिवीजन में जाने का कि नहीं, सर उस पे आपका क्या व्यू है? वो मैं आपको पहले भी कहा था, शायद आपने नोट नहीं किया, निशु वधवा में जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने बड़ी डिटेल जजमेंट डिस्कशन के बाद ये होल्ड किया है कि इट इज ए रिवाइजेबल ऑर्डर, आइदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और डिक्लाइनिंग टू रजिस्टर एन एफआईआर, इट इज ए रिवाइजेबल ऑर्डर। इससे पहले जस्टिस सुनील गौड़ ने भी, बल्कि जस्टिस सुनील गौड़ ने तो मैथ्यू को डिस्टिंग्विश करा था, मनोहर सिंह में डिस्टिंग्विश, मनोहर सिंह वर्सेस एनसीटी 2014 में डिस्टिंग्विश करा था और ये कहा था कि 3 जजेस की जो जजमेंट है उसको हम नहीं मानते, वो डिस्टिंग्विश है और इट इज ए रिवाइजेबल ऑर्डर। सर विक्टिम के पर्सपेक्टिव में जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एटीआर के नाम पे काफी समय ले लिया जाता है सर, और मैंने तो आपको पहले बताया जो जस्टिस कैलाश गंभीर की राधा की जजमेंट है, उसमें उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुली लिखा है कि ये स्टेटस रिपोर्ट में 2-2 महीने की डेट देना, व्हाट इज दिस? अगर सीरियस ऑफेंस है तो आप 2-4 दिन में ही या जल्दी से जल्दी स्टेटस रिपोर्ट मंगाकर आइदर रजिस्ट्रेशन एफआईआर का ऑर्डर करोगे, अगर आपको नहीं लगता तो 200 में प्रोसीड करोगे, पर आप ये नहीं है कि 6-6 महीने लगा दोगे सीरियस ऑफेंस में। तो जस्टिस राधा की जजमेंट हमारे को जज को बतानी पड़ेगी कि भैया आप इसका फैसला करो जस्टिस जल्दी से। राधा की जजमेंट आप नोट कर सकते हैं, मेरे पास है 2011 2 JCC 1414। थैंक यू सर। नाउ मैं जो है अब 173(8) के ऊपर कुछ एक सवाल है सर, उसके बारे में। तो आपके सही मायने में जो ये 173(8) का जो प्रोविजन है, जो अक्सर कर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा यूज किया था, ये सीधे सीधे आर्टिकल 21 का हनन है, क्योंकि आपने अपना भी व्यू दिया है। इज इट करेक्ट सर? देखिए, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर तो हूं नहीं, ये 21 आर्टिकल का हनन है क्या है, क्योंकि सीआरपीसी में प्रोविजन है और उस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने जस्टिफाई किया हुआ है कि प्रोविजन ठीक है, मैं भी उसको ठीक मानता हूं, पर उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत हुआ है। जब 173 कहता है कि व्हेन इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, व्हेन इट इज कंप्लीटेड देन चार्जशीट बी फाइल्ड, सो देयर इज अ थिन लाइन, मींस इन्वेस्टिगेशन finished, you file charge sheet. After that, even next day, the IO gets further information. You may inform the court and start investigation, but you can't continue investigation on the facts or allegations which are already available with you. So that means that is misuse of 173(8). That is totally non-application of mind by the judges while they take cognizance under 173 or 190 of a charge sheet filed. एक और मैं मजेदार बात बताऊं, 200 की कंप्लेन फाइल होती है, जैसे कस्टम्स है या ईडी है, वो एफआईआर दर्ज नहीं करते, कंप्लेन फाइल करते। कंप्लेन फाइल करने की तो कोई लिमिट नहीं है, अगर एक्यूज को अरेस्ट भी कर लिया या नहीं भी कर लिया। जब 200 की कंप्लेन फाइल हो जाती है, कंप्लेन तो तभी फाइल होगी जब आपके पास सारे फैक्ट्स हैं, उसके बाद 173(8) कहां से लागू आ जाएगा? उसके बाद भी आप कहते हैं जी सप्लीमेंट्री कंप्लेन फाइल करेंगे, किस प्रोविजन में फाइल करोगे आप? वो कहते हैं 173(8). अरे 200 का कॉग्निजेंस हो गया, आपको समन कर लिया एक्यूज को, उसके बाद 173(8) कहां से आ गया? इज इट नॉट मिसयूज ऑफ 173(8)? आई विल विद रिस्पेक्ट टू ऑल द जजेस विल से इट इज टोटली मिसयूज। इट इज, आई वोंट से दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट इज अ वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बट एक चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद पुलिस को एक ऐसी एविडेंस मिली जो पहले पता ही नहीं था, बिल्कुल राइट टाइम का इन्वेस्टिगेट करेंगे सर, बट कंटिन्यूइंग इन्वेस्टिगेशन कहां से संभव है? सर एक सवाल सर, एक बड़ा लोगों का कॉमनली आ रहा है कि क्या 156(3) की जो एप्लीकेशन है, कोई एक्यूज जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके लिए क्या सैंक्शन पहले नेसेसरी है? क्या ये बड़ा आपने अच्छा कहा। एक जजमेंट है अनिल कुमार की, अनिल कुमार वर्सेस अयप्पा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ा क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया कि अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट है, फॉर पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट है, एलिगेशंस है, व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल फंक्शन ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, तब विदाउट प्रीवियस सैंक्शन you cannot file a complaint under 156(3) nor judge can order investigation without there is a sanction. अगर आप नोट करना चाहें तो वो जजमेंट में आपको दे सकता हूँ। अनिल कुमार
पीस जजमेंट है। बल्कि मैं इंटरेस्टिंगली बताऊं, है 2013 मेरे साथ मेरे साथी भरत शर्मा जी हैं जो मेरे को बड़ा असिस्ट करते हैं। 2013 10 ACC 705। तो इसको आप जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। और ये अभी हाँ इस जजमेंट को डिस्प्यूट करते हुए एक और बेंच ने 2018 में लार्जर बेंच को भेजा है, मंजू सुराना के नाम से, सुनील अरोड़ा, इसको अभी लार्जर बेंच पे भेज दिया इस पुरानी जजमेंट को। पर अभी लॉ तो यही है जो अनिल कुमार का कि विदाउट सैंक्शन 156(3) का ऑर्डर नहीं कर सकते। एक इत्तेफाक से मैंने बेंगलोर में जाके एक केस किया था, उसमें यही क्वेश्चन था। 156(3) में ऑर्डर हो गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट ए चेयरमैन ऑफ ए इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज। तो उन्होंने क्वेश्चन लगा दी, तो वहां इशू यही आया कि क्या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ विदाउट सैंक्शन FIR का ऑर्डर हो सकता था। तो उस जज ने तब ये जजमेंट नहीं थी अनिल कुमार की, तो मेरे खिलाफ ऑर्डर हुआ। बट अल्टीमेटली ये जजमेंट आ गई तो वो सुप्रीम कोर्ट फिर हम गए नहीं थे। तो ये जजमेंट बड़ा क्लियर है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। एक और सवाल एक विक्टिम के पर्सपेक्टिव में कि जब चार्जशीट फाइल हो गई, कॉग्निजेंस ले लिया, कुछ ऐसी बातें जो उस चार्जशीट के अंदर नहीं आई जो कि विक्टिम बताना चाह रहा था, तो क्या 173(8) में जो है एप्लीकेशन विक्टिम मूव कर सकता है? देखिए, अब तो जो जस्टिस रोहिंटन नारीमन ने सारा लॉ ही चेंज कर दिया। उन्होंने तो कहा कि जज को पावर है, इवन चार्ज भी लगने के बाद भी कर सकता है, हालांकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो अगर कंप्लेनेंट को लगता है तो कंप्लेनेंट अगर जज को सेटिस्फाई कर देगा तो जज साहब ऑर्डर कर सकते हैं, जो पहले नहीं था। दिल्ली हाईकोर्ट की DB की जजमेंट भी थी और जस्टिस दीपक मिश्रा की भी जजमेंट है कि नहीं कर सकते। बट आज का लॉ ये है कि कर सकते हैं, पर कंप्लेनेंट का राइट नहीं है। कंप्लेनेंट जज को इन्फॉर्म कर सकता है, अगर जज सेटिस्फाई हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। थैंक यू सर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जिस हिसाब से आपने बहुत सरल सटीक भाषा में आपने सबको बताया, ये बहुत हर रोजमर्रा की प्रैक्टिस में हम लोगों के लिए सबके लिए परेशानी आती है। अक्सर कर जब आप बेल के ऊपर बात करते हैं जहां इनकम्प्लीट चार्जशीट आती है, आज आपने जो बताए हुए बातें हैं ये शायद हम लोगों को काफी हेल्पफुल साबित होंगी। मैं आभारी हूं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का, इंटरनेशनल ब्रिजेस टू जस्टिस का और आप सब लोगों का जो आज आपने जो है इस सेशन को अटेंड किया। और कोशिश करूंगा कि और आगे और सेशन बार काउंसिल के साथ में मिलके हम लोग करें, जिससे आप लोगों को काफी फायदा हो।